हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में जो न्यूली एडेड टॉपिक्स हैं ब्रिक्स, इजराइल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और रशिया का भी एक एडेड टॉपिक है, उसको भी कवर करेंगे। तो इन्हें हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ब्रिक्स के बारे में बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो के बारे में मैं इजराइल और रूस के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चलते हैं ब्रिक्स की तरफ। तो ब्रिक्स आपको यहाँ नाम से ही पता चल रहा होगा। तो ब्रिक्स से आपका बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चीन, एस से साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर जो ब्रिक्स है तो ये 5 देशों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इन 5 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया और ये कोई अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन नहीं है और ना ही ये किसी संधि के तहत हुआ। तो इन 5 देशों ने एकीकृत होकर अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक संगठन बनाया जिसको ब्रिक्स कहा जाता है। तो ब्रिक्स आपको पता चल चुका है इसको ब्रिक्स क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें 5 देश शामिल हैं और इन 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जाता है। तो अब जो ब्रिक्स के सर्वोच्च नेता हैं और अन्य मंत्री स्तर सम्मेलन है वो हर एक साल किए जाते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि जो प्रत्येक वर्ष है इन नेताओं के सम्मेलन होते हैं जिसके अंदर आज के टाइम में जो चीज़ें चल रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं उसका हल निकालने की कोशिश की जाती है तथा आपसी सहयोग की बात की जाती है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा करी जाती है। सपोज अगर ब्राज़ील में आज बैठक हुई है, सम्मेलन हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर रशिया में होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो 2020 है तो रशिया के अंदर इसका सम्मेलन हुआ था। तो 2021 2022 आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके हर ईयर इन लोगों की मीटिंग होती है जिसके अंदर ये हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब इनकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो अगर ब्रिक्स में जितने भी देश शामिल हैं उन देशों की जनसंख्या की बात करें तो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 40% है, यानी 60% मिलाकर अन्य कंट्रियों का है और इन 5 कंट्रियों का जो पॉपुलेशन है वह 40% है और जीडीपी में इनका योगदान 30% है पूरे संसार के वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसको एक महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रशिया भी एक डेवलप्ड कंट्री है और साथ ही चीन बहुत तेजी से तरक्की करता जा रहा है। अगर आपको चीन के बारे में नहीं पता तो मैंने जो लास्ट वीडियो ऐड करी थी चीन के बारे में, तो आप उसके अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से उसने अपनी अर्थव्यवस्था को एक नया मोड़ दिया और किस तरह से उसने तरक्की की। और यह एक उभरता हुआ निवेश बाजार तथा वैश्विक शक्ति है, यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर जाकर इन्वेस्ट कर सकती है, अपनी कंपनियों को वहां पर स्टेबलाइज कर सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो ब्रिक्स है उसका आरंभ कैसे हुआ था। तो आप लोग देखेंगे कि जो ब्रिक्स है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो 2001 में गोल्डमैन सैक्स की एक अर्थशास्त्री हैं, एक इकोनॉमिस्ट हैं, जिम ओ नील। इन्होंने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में यह बात की थी कि इन्हें एक संगठन बनाया जाना चाहिए। तो वर्ष 2006 में इन 4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनीय समन्वय शुरू करा। तो जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बहस हो रही थी तो इनके जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने एक बातचीत करी। फिर उस बातचीत के बाद यह निर्णय हुआ कि इस वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में देश और सरकार के प्रमुखों के स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में
रूस के येकेतिन वर्ग में हुआ और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। तो आप बता सकते हैं कि जो इनका पहला सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ? वो 2009 में हुआ और सबसे पहले कहाँ हुआ? वो रशिया में हुआ। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और साथ ही जितने भी ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन है आपको उनके बारे में भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी पूछा जा सकता है कि तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था और ब्रिक्स की शुरुआत का जो आइडिया था वो किसने दिया था? तो जिम और नील ने इसका आइडिया दिया था और 2006 में इन्होंने बातचीत करी और जो इनकी पहले सम्मेलन है वो कब हुआ? इनका 2009 में हुआ। अब जब 2010 की बात है तो दक्षिण अफ्रीका को भी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। इससे पहले ये ब्रिक था। जब साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ गया तो इसके बाद इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा। 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सान्या में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो आप देख सकते हो कि ये भी क्वेश्चन एक बनता है कि दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार इस सम्मेलन में कब भाग लिया? 2010 में तो वो ज्वाइन हो गया था, लेकिन उसने 2011 में शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। अब हम इसके पॉइंट की तरफ आते हैं कि ब्रिक्स बनाने का ऐसा क्या पर्पस था, क्या जरूरत थी जो ब्रिक्स बनाया गया। तो ब्रिक्स का जो उद्देश्य है वह यह है कि हमें ऐसा विकास करना है जो स्थायी हो, न्याय संगत हो और जिससे एक समूह के साथ अलग अलग देशों को सहयोग के साथ इसका लाभ मिल सके। और साथ ही जितने भी ब्रिक्स के सदस्य देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति और विकास को भी ध्यान में रखा जाता है और संबंधित देश की आर्थिक ताकत के आधार पर संबंध बनाए जाते हैं और जहां तक ये लोग कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से ये कंपटीशन से बच सके। तो आप समझ सकते हो तो ब्रिक्स का उद्देश्य यही है कि अपने देश की तो तरक्की करे ही साथ अन्य देशों को लेकर सहयोग करे जिससे कि उनका भी विकास हो सके। और अगर हम इनके सहयोग के क्षेत्र की देखें तो आर्थिक सहयोग, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग इन देशों में देखने के लिए मिलता है। आपसे पूछे जा सकते हैं सहयोग के इनके कितने क्षेत्र हैं, तो आपको बताने हैं इनके 4 क्षेत्र हैं। तो आर्थिक सहयोग, तो ब्रिक्स देशों में कई क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग की गतिविधि के साथ साथ व्यापार और निवेश तेजी से बढ़ रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये आर्थिक सहयोग करते हैं एक दूसरे की कंट्री के साथ, जिससे कि क्या हो रहा है, व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और साथ ही दूसरी कंट्री के अंदर वह निवेश कर सकते हैं, यानी अपने पैसा लगा सकते हैं और अपनी कंपनियों को खोल सकते हैं। तो ब्रिक्स समझौतों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग पे ध्यान दिया गया है, सीमा शुल्क सहयोग पे ध्यान दिया गया है और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच रणनीतिक सहयोग, ये सारे संबंध सामने आए हैं। और इनका मेन मोटिव है कि हमें आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है और एकीकृत व्यापार करना है और निवेश बाजारों को बढ़ावा देना है। तो ये जो टॉपिक है ये आता है आपके सहयोग के क्षेत्र में, आर्थिक सहयोग में। सेकेंड पॉइंट आता है आपका पीपल टू पीपल एक्सचेंज। तो इसके अंदर क्या होता है कि ब्रिक्स सदस्य ने पीपल टू पीपल एक्सचेंज यानी लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सके, इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए संस्कृति, खेल, शिक्षा, फिल्म आदि क्षेत्रों तथा युवाओं में निकट सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचाना है। इन्होंने कहा है कि अगर हम पीपल टू पीपल एक्सचेंज यानी अपनी कंट्री के लोगों को दूसरी कंट्री के अंदर भेजते हैं तो इससे खुलापन आएगा, विविधता आएगी, सीखने की भावना आदि मामलों में मजबूती होने की अपेक्षा की जाती है। तो पीपल टू पीपल एक्सचेंज में यंग डिप्लोमेट्स फॉर्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म, ट्रेड यूनियन फॉर्म, सिविल ब्रिक्स के साथ साथ मीडिया फॉर्म भी शामिल हैं। तो आपको पता ही चल गया कि जो पीपल टू पीपल एक्सचेंज है वे क्या है, एक कंट्री के लोगों का दूसरी कंट्री के अंदर आना जाना, चाहे वो किसी भी पर्पज से हो सकता है, शिक्षा के लिए हो सकता है, संस्कृति के लिए हो सकता है, खेल के लिए हो सकता है या फिल्म आदि के लिए हो सकता है। अब बात करते हैं हम राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग की। तो ब्रिक्स सदस्यों के राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग का उद्देश्य विश्व में शांति पहुंचाना है, सुरक्षा करना है और अधिक न्याय संगत और निष्पक्ष बनाने में सहयोग करना है।
साथ ही इन्होंने जो घरेलू और क्षेत्रीय चुनौतियां आती हैं तो उसके लिए जो नीतिगत सलाह है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ये ले सकते हैं, और साथ ही बहुपक्षपात पर ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहते हैं जो बहुपक्षवाद पर आधारित हो और संतुलित हो, जिससे किसी भी कंट्री को कोई भी परेशानी ना आए। और इन्होंने विदेश नीति की प्राथमिकताओं के लिए ब्रिक्स को एक माध्यम के रूप में यूज किया है। तो इसके अंदर अफ्रीकी एजेंडा और दक्षिण दक्षिण सहयोग भी शामिल हैं। तो आप देख सकते हो कि ये ब्रिक्स बनाने का यही था कि एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं वो आपस में मिलकर सहयोग कर सके। अब हम देखते हैं कि जो ब्रिक्स है उनके आगे कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं। अगर हम 3 बड़े देशों की बात करें, रूस, चीन, भारत, तो अपने अपने हित ब्रिक्स के लिए चुनौती हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी कंट्री का पहला मोटिव यही होता है कि अपने देश के विकास करना है, अपने देश का हित उनका पहला होता है। तो पहली चुनौती तो ये है। और इसी के अंदर क्या है कि अन्य क्षेत्रों और महाद्वीपों से भी इसके सदस्य बनाने पर विचार करना चाहिए, ना कि केवल इन 3-4 राष्ट्रों को ही मिलकर एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। और जो ब्रिक्स की अगर बात करें तो जो इनका एजेंडा है वो थोड़ा छोटा है। ये सिर्फ जलवायु परिवर्तन और वित्त विकास, आधारभूत संरचना के निर्माण से ही संबंधित है। मतलब सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है, जबकि अन्य टॉपिक्स को इसमें ज़्यादा प्रमुखता नहीं दी जाती। और तीसरा है कि जो ब्रिक्स है वो उसके कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो काम करता है, जैसे कि संप्रभुता, समानता, बहुलवाद। और इनकी अपनी चुनौतियां हैं, क्योंकि 5 सदस्य देशों पर स्वयं के राष्ट्रीय एजेंडे हावी हो सकते हैं। और अगर हम इनके राजनीतिक संबंध की बात करें तो भारत और चीन का जो डोकलाम में सैन्य गतिरोध हुआ तो इस धारणा को उसने समाप्त कर दिया कि इनके अच्छे राजनीतिक संबंध बने रह सकते हैं। और चीन के जो सहयोगी राष्ट्र है, जो कि उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, तो वह चीन और भारत के बीच में लड़ाई करवा सकते हैं या संघर्ष को भड़का सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो आपका संगठन है ये इसलिए बनाया गया था कि आपस में सहयोग किया जाएगा। वो राजनीतिक भी होगा, आर्थिक भी होगा, पीपल टू पीपल भी होगा, सुरक्षा सहयोग भी होगा। लेकिन जब ऐसी चीजें आ जाती है, जब दूसरी कंट्री है वो अदर कंट्री के अंदर आकर जब इंटरफेयर करती है, सैन्य गतिरोध करती है, तो उससे कहीं ना कहीं उसकी संप्रभुता को ठेस पहुंचती है। तो यहाँ पर जो डोकलाम मामला है उस पर भारत की संप्रभुता को ठेस पहुंची। अब हम इसमें देखेंगे कि भारत के लिए ब्रिक्स का क्या महत्व है। तो भारत को परामर्श और सहयोग के साथ साथ अन्य मुद्दे जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार आदि के माध्यम से ब्रिक्स की सामूहिक ताकत से उन्हें थोड़ा सा लाभ हो सकता है। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया है तो वो भारत को बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में मदद कर सकता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के उसने पहले ऋण को स्वीकृति दे दी है कि यहाँ से आप उधार ले सकते हो, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा फाइनेंसिंग स्कीम के तहत भारत के लिए मल्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग सुविधा हेतु $250 मिलियन का ऋण है। तो भारत को आप देख सकते हो कि इस तरह से उधार मिल सकता है। आप यहाँ पर ये आपको ध्यान से देख लेना है कि जो ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन है वो कब कब हुए थे। तो पहला रशिया में हुआ था 2009 में, फिर मैंने बताया आपको रशिया के बाद फिर ब्राजील में हुआ, फिर चाइना में हुआ, फिर भारत में हुआ, फिर साउथ अफ्रीका में हुआ। तो इस तरह से ये आपके सम्मेलन हुए। और भी इसके सम्मेलन है, उनकी तरफ नजर डालते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहले ब्राजील में ब्रिक्स में बी आता है, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर दोबारा बी, फिर रशिया। तो इस तरह से अब यहाँ पे जो 6th सम्मेलन है उससे क्रम वाइज यानी ब्रिक्स के अकॉर्डिंग, जैसे बी में ब्रिक्स में पहला बी है फिर आर है, उसी के अकॉर्डिंग हर वर्ष सम्मेलन होते हैं। तो ये जो 2019 है उसका थीम था अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि। तो आप ये चीजें देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो ब्रिक्स है वो भारत के लिए भी काफी हेल्पफुल है और यूजफुल है। तो भारत को
नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण की बात भी हो गई है, और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो भी इसी का पार्ट है, जो ब्रिक्स ने अपने लिए बनाया है कि जिस भी देश को ऋण की जरूरत होती है तो वो यहाँ से ऋण ले सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनसे कि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।